साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एजुकेशन बाय एम के सर। रीट 2021 के लिए एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि का जो पार्ट्स रहता है, उसके लिए हम कक्षा 7 और 8 की सामाजिक ज्ञान की जो बुक है उसके लिए पहले से ही आपको अपलोड कर चुके हैं। अब कक्षा 6 की जो बुक है उसका पहला अध्याय हमारा ब्रह्मांड, जो भूगोल का पार्ट है, उसको लेकर आए हैं। ये जो किताब है उसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। पहले प्रश्न दिया गया है, फिर उसकी तथ्यात्मक व्याख्या की गई है, तो इससे आप भली प्रकार से लाभ उठाएं, अच्छी प्रकार से देखें और कमेंट्स करें। कहीं पे कोई कमी हो तो उसको बताएं, जिससे और सुधार किया जाए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हेली क्या है? यानी हेली जो है वो क्या है? इनमें से एक ग्रह है, पुच्छल तारा है, एक समुद्री जीव है, या सूर्य का दूसरा नाम है? तो हेली जो है वो एक पुच्छल तारा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए इसका कुछ विश्लेषण देखते हैं। पुच्छल तारा जो है, जिसे धूमकेतु भी कहा जाता है, यह एक विशेष आकृति वाला तारा होता है जो हमेशा दिखाई नहीं देता। यानी कि यह तारा अन्य तारों की तरह हमेशा आकाश में नहीं चमकता है, बल्कि इसके जो दिखाई देने की कुछ समय अवधि रहती है। इसकी रचना जो है वो बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। धूमकेतु का जो सिर है वो हमेशा सूर्य की तरफ, यानी इसका जो सिर रहेगा वो हमेशा सूर्य की तरफ रहेगा, और पूंछ जो रहती है वो इसकी विपरीत दिशा में रहती है। यानी जिधर सूर्य उगेगा या जिधर सूर्य दिखाई देगा, अर्थात जैसे पूरब में है तो इसका सिर पूरब की तरफ रहेगा और इसकी जो पूंछ है वो पश्चिम दिशा की तरफ रहेगी। सबसे प्रसिद्ध जो पुच्छल तारा वह हेली है। पुच्छल तारे को धूमकेतु भी कहा जाता है। ये जो हेली पुच्छल तारा है वह प्रति 76 वर्ष बाद आकाश में दिखाई देता है। इसे लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था, यानी सन 1986 में यह दिखाई दिया था। तो अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा, यानी सन 2062 में यह पुनः दिखाई देगा, यानी कि 76 वर्ष बाद ये दिखाई देता है। इसलिए 1986 के बाद ये सन 2062 में आकाश में दिखाई देगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। यानी कि जो 7 तारों का समूह है उसको भारत में तो सप्तर्षि मंडल कहते हैं। तो इन तारों के समूह को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है 7 स्टार, दूसरा ऑप्शन है सॉसपेन, तीसरा ऑप्शन है गलाक्सी और ऑप्शन नंबर 4 है पुतिन। तो जिन तारों के समूह को भारत में सप्तर्षि मंडल कहा जाता है, उन्हीं तारों के समूह को फ्रांस देश में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सॉसपेन। यानी 7 तारों के समूह को फ्रांस में सॉसपेन के नाम से जाना जाता है। अन्य देशों में इसे किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं। इस 7 तारों के समूह को ब्रिटेन में जुताई वाला हल, यानी ब्रिटेन में इसे जुताई वाले हल के नाम से, चीन में बादशाह का रथ, चीन में बादशाह का रथ, तथा यूनान में इसे स्मॉल वियर के नाम से जाना जाता है। यूनान में स्मॉल वियर इसे कहा जाता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में तारों की स्थिति से ही दिशाओं का
निर्धारण कर लेते थे, यानी तारों के माध्यम से ही दिशाओं को जाना जाता था, दिशाओं का ज्ञान लोग करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है? यानी ध्रुव तारा जो है वो हमेशा किस दिशा की ओर दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर पूर्व दिशा में, ऑप्शन 4 है दक्षिण दिशा में। तो काफ़ी सरल प्रश्न है ये, जिसका आप लोग जवाब बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। यानी ध्रुव तारा जो है वो हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है और उस दिशा का नाम है उत्तर दिशा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता रहा है। यह हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाला तारा है। इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। पोल मीन्स ध्रुव और स्टार मीन्स तारा, तो इसे पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इस तारे का संबंध एक पौराणिक गाथा से है। यह पौराणिक कथा है जिससे इसका संबंध है, जो महाराजा उत्तानपाद के 2 पुत्रों उत्तम और ध्रुव तथा उनकी 2 पत्नियों सुनीति और सुरुचि से संबंधित है। ध्रुव तारे की जो कहानी है वह सभी ने सुनी होगी और अच्छी तरह से इस चीज़ से आप वाकिफ हैं। तो ध्रुव तारे के माध्यम से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, या फिर उत्तर दिशा की तरफ ही ध्रुव तारा हमेशा दिखाई देता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है। यानी आपका जो चौथा प्रश्न है वह यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत किसे माना गया, यानी किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। जो सिद्धांत है वो सर्वमान्य है वह है पहला ऑप्शन बिग बैंग, दूसरा ऑप्शन है वैगनर का सिद्धांत, चौथा यानी तीसरा प्रश्न वो ऑप्शन है वह है डार्विन का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है थ्योरी ऑफ गिलरी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सर्वमान्य सिद्धांत यानी जिसको सर्वाधिक मान्यता भूगोलवेत्ताओं या खगोलवेत्ताओं या वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है वर्तमान में, वह है बिग बैंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एवं खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट से हुई है। यानी कि बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ था जिसके माध्यम से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाले पिंड कहलाते हैं। यानी कि वे पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे के यानी किसी तारे के प्रकाश के माध्यम से चमकते हैं, उनको कहा जाता है तारे, धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह या उल्का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ग्रह एवं उपग्रह। यानी ग्रह एवं उपग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि ये सूर्य के प्रकाश के माध्यम से चमकते हैं। अगला प्रश्न है, असीम आसमान जिसमें समस्त खगोलीय पिंड बिखरे हुए प्रतीत होते हैं उनको कहा जाता है। यानी वह असीम आसमान जिसमें समस्त जो खगोलीय पिंड हैं वो बिखरे हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, प्रकाश वर्ष या आकाशगंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा अंतरिक्ष। यानी अंतरिक्ष वह जगह है जहाँ पर समस्त जो खगोलीय पिंड हैं वो बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश वर्ष किस चीज़ की जो वो है माप करता है, यानी किस चीज़ को प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापा जाता है या नापा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है भार का, यानी भार को इसके माध्यम से मापा जाता है। दूसरा ऑप्शन है दूरी का, ऑप्शन नंबर 3 है समय का, ऑप्शन नंबर 4 है दबाव का।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूरी, यानी प्रकाश वर्ष के माध्यम से दूरी को नापा जाता है। इसकी तथ्यात्मक व्याख्या देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मापक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूर जा सकता है उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी नाप सकता है उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश वर्ष यानी जो प्रकाश है वह एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय की जाती है और इस दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? यानी विभिन्न तारे एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैस, धूलकणों का एक ऐसा जमाव रहता है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे से वे बंधे रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, अंतरिक्ष, धूलकण या इनको नक्षत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा जो है वो विभिन्न तारों का समूह होता है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से आपस में बंधे रहते हैं। इसकी तथ्यात्मक व्याख्या देखते हैं। तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों, धूलकणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। यानी तारों का जो छोटा समूह है उसको तो नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसें, यानी तारों के मध्य में जो गैसें होती हैं या धूलकण होते हैं, उनके माध्यम से ही आकाशगंगा का निर्माण का होता है, जिसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। यानी हमारी पृथ्वी और जो सौर परिवार है वो मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। ये प्रश्न आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी या फिर जो सौर परिवार है वो किस आकाशगंगा में स्थित है, तो इसे मंदाकिनी या ऐरावत पथ नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी। यानी इसे प्रकाश की नदी के रूप में जाना जाता था, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। आकाश में बहने वाली नदी की परिकल्पना के रूप में इसकी कल्पना की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यानी जो ब्रह्मांड है उसकी जो वस्तु स्थिति हमें दिखाई देती है वो अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर इसकी रचना हुई है। ब्रह्मांड की रचना अनेक आकाशगंगाओं के माध्यम से हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह है बिग बैंग का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, तब से इसका अब भी विस्तार हो रहा है। यानी लगातार ब्रह्मांड जो है वो अपनी वृद्धि कर रहा है, विस्तार इसका होता जा रहा है। अब ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं
इसको भी जानते हैं। आसमान में फैले हुए तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा ये सभी शामिल हैं, उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। तारे जो होते हैं वो बहुत ही गर्म गैसीय पिंड होते हैं। इनमें हमारा जो सूर्य भी है, वो सूर्य जो है वो भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। तारों में जो है वो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस होती है, यानी हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के मिश्रण से ही तारों का निर्माण होता है। सभी ग्रह एवं उपग्रह जो हैं वो तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं, यानी कि ग्रह और उपग्रह वो सूर्य की जो प्रकाश है उसके माध्यम से चमकते हैं, और सूर्य भी एक तारा माना गया है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस द्रव एवं गैसीय पदार्थों से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ, हमारा ब्रह्मांड। इसको आप देखें और कमेंट करें। अपने मूल्यवान कमेंट्स हमको भेजते रहें, जिससे हम प्रेरित होकर और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।